हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित कुमार सिंघवी और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो 3 पार्ट्स के अंदर दिया हुआ है। जो ए पार्ट है उसमें लिखा हुआ है राइट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमको फर्स्ट पार्ट में ये समझाना है कि 5 पोस्टुलेट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो है राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों के हमें है ना केमिकल कंपाउंड्स के जो है ना केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स। तो ये दो केमिकल कंपाउंड्स दिए हुए हैं Al2SO4 होल थ्राइस और KNO3, इसके हमको नेम्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, उसका ए पार्ट का ये सॉल्यूशन है मेटल्स आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, दिस एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये 5 पोस्टुलेट्स है डाल्टन थ्योरी के। सबसे पहला पोस्टुलेट है जो मेटल्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स, जो इनको एटम्स कहते हैं, उनसे बने हुए होते हैं। जो ये एटम पार्टिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका हमें जो दिया हुआ है पोस्टुलेट वो है एटम्स आर इनविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन। तो क्या है कि एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं एकदम ही, और उनको रिएक्शंस के दौरान नहीं बनाया जा सकता, नहीं इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम कंपाउंड हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है कि एटम्स जो सेम कंपाउंड के होंगे उनका मास और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। अगर फॉर एग्जांपल नमक के एटम्स है तो नमक के एटम्स का जो मास होगा, सभी सारे जितने भी एटम्स उनका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ठीक है। फिर आगे फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड डिफर्स इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट कंपाउंड्स के जो एटम्स होंगे वो हमेशा मास में डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। या तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एटम और नाइट्रोजन के एटम का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है ना। और एटम्स कैन बी कंबाइंड इन द होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म अ कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि एटम्स को अपन होल नंबर, मतलब होल नंबर मीन्स के मतलब वो पूरा नंबर होना चाहिए, कोई रेशियो नहीं होना चाहिए या कोई डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपन यूज करें 2/3 तो वो 2/3 में नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन को अगर अपन है ना H2 के अंदर H2/1 O नहीं हो सकता, H2O ही रहेगा वो, ठीक है ना। होल नंबर में रहेगा 2 ही पूरा रहेगा, ठीक है ना। अपन ये लिख सकते HO1/2, ये लिख नहीं सकते अपन, ठीक है ना। H2O पूरा लिखना पड़ेगा अपन को, होल नंबर्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के लिए मैंने आपको 3 पिक्चर्स दी हैं। जो सबसे पहला तो वो है सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। इसका मैंने आपको ट्रिक पहले भी बता के रखी हुई है। इसके अंदर क्या करना है कि जो पावर्स हैं, पावर्स को उनके नीचे लिखो, फिर उनको क्रॉस कर दो और फिर उनको है ना मान के उनका फॉर्मूला निकाल दो। कैसे, देखिए ये एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड का अपन निकालें। सोडियम का Na के प्लस की जो A की पावर है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर है 2 माइनस, मतलब 2 की पावर है। तो पहले हमने पावर लिख दी, फिर क्रॉस कर दिया। 2 है वो Na के आगे नीचे आ गया और जो 1 है वो ऑक्सीजन के नीचे आ गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2O, ठीक है। सिमिलरली हमको सोडियम सल्फाइड के लिए भी यही करना है। तो सोडियम सल्फाइड Na के ऊपर एक पॉजिटिव जो चार्ज है वो, और सोडियम सल्फेट के नीचे ऊपर है 2 माइनस का, 2 माइनस का चार्ज है। तो नीचे हमने दिया क्रॉस किया तो वापस Na के नीचे 2 आ गया, सल्फाइड के नीचे 1 आ गया, तो आंसर हो जाएगा Na2S। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होगा Na2S। अब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर है +2 और हाइड्रोक्साइड के ऊपर है -1 का चार्ज। तो वापस क्रॉस करेंगे तो मैग्नीशियम के नीचे 1 आ जाएगा और हाइड्रोक्साइड के नीचे 2 आ जाएगा, तो MgOH होल ट्वाइस ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसका नीचे अपन देखते हैं सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर Al2SO4 होल थ्राइस का जो फॉर्मूला है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका नाम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि SO4 को अपन सल्फेट कहते हैं और Al है वो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट कहेंगे इसको, ठीक है ना, ठीक है। और फिर है KNO3। KNO3 क्या, किस K होता है पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 जो एनायन की जगह आता है ना उसके पीछे हमेशा 8 लगता है, ठीक है ना। एनायन की जगह जब भी कोई भी आएगा तो उसके पीछे 8 लगेगा, ठीक है ना। तो KNO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट लगेगा। K पोटेशियम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि वो कैटायन है। K पॉजिटिव है, वो है कैटायन है इसलिए वो पोटेशियम, और जो NO3 है वो एक तरीके का एनायन है इसलिए नाइट्रेट, ATE लगेगा हमेशा पीछे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर न्यूरॉन्स ड्रू क्लियर लेबल डायग्राम ऑफ इट। हमें बताना है कि न्यूरॉन्स क्या है, उसका एक क्लियर लेबल डायग्राम हमको बनाने का है। चलिए देखते हैं इसका क्या होएगा। अब न्यूरॉन्स इज अ सेल व्हिच फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन ट्रांसमिटिंग स्टिमुलाई फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। इट आल्सो फॉर्म्स अ नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो ये न्यूरॉन्स है वो सेल्स होते हैं जो अपने नर्वस सिस्टम्स को फॉर्म करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है ना। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे स्टिमुलाई, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ है ना ट्रांसमिट करते हैं। ये अपने नर्वस सिस्टम में साथ में ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को यही बनाता है। ये जैसे कि ये नीचे पिक्चर दिया हुआ है, ये लेबल डायग्राम आपको ऐसा बनाना है आपको, ठीक है ना। इस लेबल डायग्राम में
देखिए ऊपर डेंड्राइट्स दिए हुए हैं, नीचे एक्सॉन दिया हुआ, नीचे नर्व एंडिंग दी हुई है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये डेंड्रॉन्स क्या करते हैं, ये कैप्चर करने की कोशिश, ये मतलब ये स्टिमुलाई कैप्चर करते हैं और ये एक्सॉन्स के थ्रू पास होते हैं और नर्व एंडिंग के थ्रू अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको इसका फर्दर है ना, आपको 11th-12th क्लास में आप समझेंगे इसको और डिटेल्ड में। तो अभी ये डायग्राम आपको याद रखना है, इसको आपको ड्रॉ करना है जब भी ऐसा आपको है ना कभी भी मतलब लेबल डायग्राम बनाने के लिए पूछे लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हमसे, ठीक है ना। व्हाट आर द चीफ 7 क्लासिफिकेशन ग्रुप्स इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। तो हमको बताना है कि 7 वो चीफ जो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स है जिनके अंदर है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उनके बारे में बात करनी है। और व्हाट आर द 5 किंगडम्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, 5 किंगडम्स के बारे में बात करनी है जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया है। देखते हैं इसका पहला जो सॉल्यूशन होगा, जो पहला पार्ट का है वो है, पहले हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो क्या पहले क्या बताएंगे, किंगडम बताएंगे उसका, फिर फाइलम बताएंगे उसका, फिर क्लास बताएंगे उसका, फिर ऑर्डर बताएंगे, फिर फैमिली बताएंगे, फिर जीनस बताएंगे, लास्ट में स्पीसीज बताएंगे। जैसे बस ह्यूमन है, ठीक है ना, अपना तो क्या कहते हैं, नाम क्या कहते हैं उसको, अपना जो स्पीसी जीनस और स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि अपन है होमो सेपियंस, तो अपना जीनस है होमो और स्पीसीज है सेपियंस, ठीक है ना। वैसे सिमिलरली और भी एनिमल्स है उनके लिए पहले जीनस, इनका नाम तो जीनस और स्पीसीज ही लिखा जाता है, पर उनको पूरा क्लासिफिकेशन करना है तो पहले हमें किंगडम लिखना पड़ेगा, फिर फाइलम लिखना पड़ेगा, फिर क्लास लिखना पड़ेगा, फिर ऑर्डर लिखना पड़ेगा, फैमिली लिखनी पड़ेगी, जीनस लिखना पड़ेगा और स्पीसीज लिखनी पड़ेगी। जैसे कि ये आपको साइड में डायग्राम दिया है उसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा। फिर 5 किंगडम्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, ठीक है ना। हमें 5 किंगडम्स के बारे में बात करना है। पहला है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंगी, फिर प्लांटी, एनिमिलिया। अपन किस में आते हैं, एनिमिलिया के अंदर, प्लांट्स वगैरह सब प्लांटी के अंदर आते हैं। फंगई में अपन देखते हैं, फंगई में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, मशरूम्स हैं, ये सब फंगई के अंदर आते हैं। मोनेरा के अंदर सिंगल सेल्ड होते हैं जो वो सब आते हैं मोनेरा। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ मल्टी सेल्यूलर, थोड़े बहुत मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, हमको न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है, हमें एक मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिया है 10 kg का, वो 5 मीटर स्पीड से जा रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 10 मीटर सेकंड हो जाती है, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा होगा कि इसकी स्पीड अचानक से 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तो हमें वो बताना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है, पहले हम बताएंगे न्यूटन के 3 लॉ के बारे में बात करेंगे। न्यूटन का पहला लॉ है वो है an object will remain in a state of motion until unless an external force is applied। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर है ना एक ऑब्जेक्ट है ना मूवमेंट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं जाती। अपने पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगती है, फ्रिक्शन लगता है अपने को रोकने के लिए करके। अपने को बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो अपने को रोक देती है मूवमेंट के लिए। अपन किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, किसी कोई फ्लैट सर्फेस है उस पर आप पेन को पुश करते हैं तो थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शन एक्ट करा है, कोई फिजिकल एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट करा है, इसलिए वो रुक जाता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप जानते हैं m × v, ठीक है ना। तो रेट मतलब कितने टाइम में उसका रेट चेंज हुआ जाए, एम वी बाई टी करके, ठीक है ना। एम वी माइनस यू बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है ना। ये इसका है, ये मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मोमेंटम में चेंज है ना वो फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है ना। तो मतलब वो अपन सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कैसे इसका अप्लाई करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। अब थर्ड है न्यूटन थर्ड लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप किसी जब के वॉल पे मुक्का मारोगे तो उस वॉल को नहीं, आपको भी साथ में लगता है, आपको भी दर्द होता है ना, क्यों, क्योंकि उतना फोर्स आपके हाथ पे भी वापस आया, ठीक है ना। सिमिलरली आप है ना इसका एग्जांपल देखेंगे कि रबड़ को आप प्रेस करते हैं, रबड़ वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, क्योंकि रबड़ अपने आप को इक्वल फोर्स से वापस सही करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो वही है ना इसका न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि सेकंड लॉ जो न्यूटन का है वो फॉलो होता है। कैसे आप बताता हूँ, जो ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg है, इनिशियल वेलोसिटी हमको दी है 5 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी क्या दी है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या दिया 1 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे जिसका अकॉर्डिंग एफ होता है ना वो एम वी माइनस यू बाई टी के इक्वल होता है। मतलब एम वी माइनस यू क्या होगा, मोमेंटम के अंदर चेंज है एम वी माइनस एम यू, ठीक है ना। और बाई टी रेट निकालने के लिए बाई टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो 10 × 10 माइनस 5 अपॉन टी, जो 1 सेकंड है वो आ जाएगा 50 न्यूटन फोर्स लगेगा जब जाके उसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के अंदर होएगा, ठीक है। ये समझ गए। ऊपर आपके लिए मैंने एक डायग्राम भी बना के रखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे आप थोड़ा समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 वो दिया हुआ है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, एंड डिराइव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इट, ठीक है ना। हमको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डिराइव करना है, और साथ में उसके इंपॉर्टेंस के 2 पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब देखते हैं।
जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये एक्सप्लेन करता है कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक अट्रैक्ट करता है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना। ये हमें पता है कि जो फोर्स है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लिकेशन के मतलब उनके प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डेरिवेशन हम करेंगे, तो सिंस हमको पता है कि जो एफ है, जो फोर्स है, वो जो मास के जो प्रोडक्ट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो उसके डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उनका उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एफ है वो होगा जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। कैसे? तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने जी ऐड किया, जो जी है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हमने ऐड किया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू होती है, वो आपको पता ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। जो एम इंटू एम है वो मास है बड़ा ऑब्जेक्ट का, और छोटा ऑब्जेक्ट का स्मॉल एम है, और डी स्क्वायर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक्सप्लेन करता है कि जो प्लैनेट्स है, जितने भी इस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, वो सन के आसपास रिवॉल्व क्यों करते हैं। और ये सेकंड ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हम जो है इस अर्थ से बाउंड क्यों है, ऐसा क्या फोर्स है जो हमें ये अर्थ से बाइंड करके रखती है। और भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये मून अपने अर्थ के चारों तरफ कैसे घूमता है, अपने अंदर हाई टाइड्स लो टाइड्स कैसे आते हैं, ये सब लॉ अपने को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप है ना नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।